हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पार्ट नंबर 3 जो कि है बैलेंस शीट। इसमें मैं पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको कवर कराऊंगा और उसके जो एडजस्टमेंट्स है, रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स जितने भी रहते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का पीएनएल अकाउंट। तो बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों कवर हो जाएगा। इससे पहले 2 वीडियोस और आ चुकी हैं जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो है आपकी एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के ऊपर। तो इसके साथ ही हम लोग का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें से जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये इसके बाद कवर होगा। ठीक है, टोटल 5 वीडियोस आने वाली हैं इस पूरे यूनिट की। बड़ा यूनिट है इसीलिए 5 वीडियोस आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। देखिए, अगर हम लोग बात करें जो बैलेंस शीट है इसके फॉर्मेट की, तो ये दिया हुआ फॉर्मेट आपका शेड्यूल 3 में। ठीक है, शेड्यूल 3 में आप लोगों का इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। पहले जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था वो था हॉरिजॉन्टल, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल हम लोग फॉलो नहीं करते, अमेंड हो चुका है, तो अब लोग वर्टिकल फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जब भी आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे आपका कंपनी का नेम। ठीक है, कंपनी का नेम जैसे मान लेते हैं टीसीएस द कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नेम आ गया। उसके बाद लिखोगे बैलेंस शीट एज एट, मतलब ये कि एट ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा आपको एज एट का। इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट पूरे साल के लिए नहीं रहती है, बैलेंस शीट बनती है एक दिन के लिए। एज एट मतलब एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ये हेडिंग हो जाती है आपके बैलेंस शीट की। इसके बाद हम लोग इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पर्टिकुलर्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये नोट्स टू अकाउंट्स, और उसके बाद यहाँ पर को आ जाएगा रुपीज़। देखिए, बैलेंस शीट टोटली 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट में 4 मेन हेडिंग्स है, उसके अंदर सब हेडिंग्स है। तो जैसे ही मैं इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ की बात करता हूँ, ये सुपर मेन हेडिंग हो जाएगी एक तरीके से। ऐसे ही दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा एसेट्स का। ठीक है, उसके बाद 4 मेन हेडिंग्स रहेगी। एक शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज, चौथा करंट लाइबिलिटीज। और इतने में ही आपका लाइबिलिटीज साइड का टोटल हो जाएगा। तो देखिए, अब जितना भी लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन है वो सारा का सारा इन्हीं हेड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। कोई ऐसा हेड नहीं बचेगा जो आपको इस वाले हेड में पूरी तरह से मतलब फिट ना हो पाए। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे इनके बारे में, और इसके साथ साथ जो चीज़ें इनके अंदर आने वाली हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट को। सबसे पहले आप लोग लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में जो फर्स्ट हेडिंग आती है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड मतलब ये जो ओनर्स का मनी होता है ना, वो आता है इसके अंदर। शेयर होल्डर्स फंड में एक सब हेडिंग आती है जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट शेयर कैपिटल है, बहुत बड़ा रहता है ये भी, और इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, आपको बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में भी इस चीज़ को बनाना पड़ता है। तो शेयर होल्डर्स फंड आता है, उसके बाद मनी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, फिर आता है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, फिर सेकंड मेन हेडिंग आ जाती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद मेन हेडिंग आ जाती है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ये 4 चीज़ें आती हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, ये आता है AS 22 के हिसाब से आप लोगों का। और मतलब ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फॉर्मेट में ही दिया रहता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ मतलब कि जो 12 मंथ्स में मैच्योर हो जाती है, मतलब कि आपको विद इन 12 मंथ्स इसको पे आउट करना पड़ता है, वो आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। इसमें होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, करंट लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखिए, अब ये बैलेंस शीट का जो है लिक्विडिटी एंड लाइबिलिटीज़ वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैं बैलेंस शीट को ब्रेकआउट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग सेम चीज़ जो है एसेट्स के लिए करेंगे। यहाँ पर टोटल आ जाएगा लाइबिलिटीज़ का, और ये टोटल जो है एसेट साइड का जो टोटल होता है उसके साथ मैच करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं शेयर कैपिटल की। ठीक है, ये रहा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है। नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको डिस्क्लोज करना होता है। शेयर्स की कितनी फेस वैल्यू है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। फेस वैल्यू के साथ अगर वो पार्टली पेड अप है ये भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं 1 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 पेड अप। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दोगे। और अगर फुल्ली पेड अप है तो यहाँ पे 7 की जगह लिख दोगे फुल्ली पेड अप। ठीक है ना, उसके बाद फेस वैल्यू लिखोगे आप। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इसका एक अलग से डिस्क्लोजर रहता है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। फिर क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब कौन कौन से सिक्योरिटीज़ आपने इशू की है। इक्विटी इशू की है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। प्रेफरेंस शेयर्स में भी जो इंटरेस्ट रहता है उसका मतलब डिविडेंड रहता है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो कितना है, किसी का 8% किसी का 9% है, तो अलग अलग क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ हो जाती है। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स एंड एरियर्स,
अगर आपको कॉल्स इन एरियर्स दिया हुआ है तो इशूड सब्सक्राइब्स एंड पेड अप जो दिया होगा अमाउंट, उसमें से कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट माइनस करके आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। इसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा बोनस शेयर्स एंड शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उन शेयर्स के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा इसी टैब के अंदर, जो शेयर्स आपने इशू किया है लेकिन उसके बदले आपको कैश में नहीं मिला है पैसा, वो आपने किसी और रीज़न से इशू किया है। मतलब ये कि मान लेते हैं कि आपने किसी से मशीनरी खरीदी, हमारे पास आ गया मशीन, मशीन के बदले आपने पैसे नहीं दिए, मशीन के बदले आपने क्या किया, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। 5 लाख की मशीन है और 5 लाख वैल्यू के इक्विटी शेयर्स आपने इशू कर दिया। तो ये हो जाता है, आपके पास कैश तो आ नहीं, मशीन आ गई, तो ये हो जाता है कि शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब बात कर लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का। सेकंड हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस थी। ऑल रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों को काउंट करने हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे वो स्पेसिफिक रिजर्व हो, दोनों के दोनों रिजर्व को आप काउंट करेंगे। और रिजर्व्स के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है, अगर ये रिजर्व्स नेगेटिव आ रहे हैं तो उसको भी मतलब इसको इंक्लूड करेंगे। अब रिजर्व सरप्लस दोनों को अलग अलग रखा जाता है। रिजर्व्स जो सरप्लस होता है, शेयर सरप्लस को कहा जाता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जो कि शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हालांकि अब इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जगह पर को हम लोग इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। नाम चेंज हुआ है इसका, है वही चीज़। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और रिजर्व्स की बात करें, मीन्स अप्रोप्रिएशन बाय द मैनेजमेंट फ्रॉम सरप्लस फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए होता है। और ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, ये जनरल के नेचर का भी हो सकता है, जैसे कि कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर जो आपको डिवेंचर्स वाला चैप्टर उसमें था ये। उसके बाद ये हो जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब इसमें जितने भी रिजर्व्स हैं ये हर एक चीज़ के लिए तो यूज़ होते हैं, जैसे सीआरआर है, सीआरआर कैन ओनली बी यूज फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो ये तो एकदम स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन ये जनरल टाइप के होते हैं, फ्री रिजर्व जो होते हैं वो जनरल टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये शेयर वारंट कैसे क्या होता है, मतलब ये कि पैसा ले लिया पर शेयर बाद में इशू करना। मान लेते हैं अपने पास टाटा है, टाटा कंपनी में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और कंपनी ने ये बोला कि आप हमें पैसे दे दो और हम आपको 3 साल बाद शेयर देंगे। तो मुझे जब पोटेंशियल लग रहा है मैं तो इन्वेस्ट करूँगा। तो इसमें जो है शेयर्स का इशू बाद में होता है, लेकिन पैसे पहले ले लिए जाते हैं। टाइम गैप ईयर्स का होता है, ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम रहता है इसमें। और ये एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर दिया होगा एग्जाम में एज इट इज़ आपको प्लेस कर देना बैलेंस शीट में, मैंने बताया जैसा। अगर नहीं दिया है तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर देना। इसके बाद आ जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब इसमें और इन दोनों में फ़र्क क्या है, कि सेम लिखा हुआ ना, तो फ़र्क क्या है, पैसा तो आपने ले लिया, शेयर बाद में मिलेंगे। देखो जो ऊपर वाला दिया है ना, इसमें टाइम गैप ज़्यादा होता है, मतलब टाइम गैप इसमें ईयर्स का हो सकता है। टाइम गैप किसका हो सकता है, ईयर्स का। कई साल का अंतर हो सकता है आपके पैसे देने में और आपको शेयर इशू करने में। लेकिन जो ये होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें क्या होता है, एज पर द लॉ किया जाता है। मतलब हो सकता है कि अगर लॉ के अंदर ऐसा दिया है कि अगर शेयर होल्डर ने आपको पैसे दे दिए तो आपको उसके शेयर इशू करने पड़ेंगे 180 डेज़ में। तो ईयर्स का वेट तो है नहीं, या 180 डेज़ में, या 30 डेज़, या 45 डेज़, इस टाइप का जो भी लॉ में लिखा हुआ है वो आपको करना पड़ेगा। जनरली बहुत ही कम टाइम होता है इसके लिए, ठीक है ना। उसमें आप लोगों को दिया होगा और अलग से इस चीज़ का हिंट दिया होगा कि आपको कहाँ पे इस चीज़ को रखना है। अगर ये रिफंडेबल हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अगर ये रिफंडेबल हो जाता है, तो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आप इसको प्लेस कर दोगे। करंट लाइबिलिटीज़ मतलब जिसको 12 मंथ से अंदर अंदर पेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है आप लोगों का। अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा बैलेंस शीट का, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। पूरा फॉर्मेट आप लोग बना लेना, इस चीज़ को याद कर लेना। ये मोटे मोटे हेडिंग्स रहती हैं आपकी, जिसको आप लोग अगर याद कर लोगे तो इनसे रिलेटेड कोई भी छोटा मोटा कुछ भी आएगा ना, तो आप एडजस्टमेंट आप समझ जाओगे इसको कहाँ पे प्लेस करना है। और यहाँ पे प्लेसमेंट जरूरी होता है, प्लस डिस्क्लोजर जरूरी होता है बैलेंस शीट जब आप बनाते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको सोर्स देना है कि आपने पैसा कहाँ से बोरो किया है, ठीक है, मतलब उधार कहाँ से लिया है, उधार कहाँ से लिया है, वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। जो आपने पैसे लिए हैं, बोरो किया है, वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। अगर सिक्योर्ड है तो किन चीज़ों से सिक्योर्ड है, मतलब प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी। मान लेते हैं कि मैंने लोन लिया है किसी चीज़ के लिए, जैसे आप चाहते हो किसी चीज़ के लिए क्या लोन लेने के लिए बैंक से, बैंक आपसे कोलेट्रल लेता है, ठीक है। कोलेट्रल में आपका जो बैंक तो अपनी तरफ सिक्योर्ड हो जाता है क्योंकि पैसे दे दिए उन्होंने। अब आपने अगर पैसे उन्हें वापस नहीं किया तो अपनी कोलेट्रल आपको बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, तो वो उनका सिक्योर्ड हो जाएगा। तो उनका तो सिक्योर्ड हो गया, प्लस डिटेल ऑफ सिक्योरिटी मतलब जो भी आपने मॉर्गेज लगाया होगा वो हो जाएगा, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हालांकि कंपनी के टर्म्स में है, लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। करंट मैच्योरिटी क्या होती है, मतलब ये कि कोई भी लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, जो अब ये टाइम आ गया कि आपको पे करना है, ठीक है। मान लेते 5 ईयर्स का लोन लिया, 5वें साल में आपको पे करना था, तो 5th ईयर चल रहा है,
मतलब अगले 12 मंथ्स में आपको पे करना पड़ेगा। तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी तो नहीं रहेगी, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी 12 महीने से ज़्यादा की रहती है, ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटी। और इसको करंट लाइबिलिटी को क्या करेंगे, बोरोइंग्स में से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में से हटा के इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में प्लेस कर देंगे, ताकि हम इस चीज़ को पे आउट कर सकें। ठीक है। इसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ फिट नहीं हो पाई हैं वो यहाँ पे, ये रेसिडुअल आप कह सकते हो। बची कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। रेसिडुअल, दिस इज़ नॉट बोरोड एंड क्रेडिटर फॉर मशीन। जैसे कि मान लेते हैं अभी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में वो क्या रहता है, बोरोइंग रहती है, आपने उधार लिया, ठीक है, उधार। और यहाँ पर को लाइबिलिटीज़ रहती है ना, ये उधार नहीं होता। मान लेते हैं कि आपने मशीन परचेज़ की, मशीन परचेज़ करने के लिए आपने पैसे नहीं दिए, तो आपने क्रेडिटर बना लिया, तो आपने उसके लिए उधार ही नहीं लिया, ठीक है, आपके सर पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा, तो आप क्रेडिटर हो जाएगा। जिन्होंने मशीन सप्लाई किया ना वो क्रेडिटर हो जाएंगे आपके। ये और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जैसे कि पेमेंट फॉर ग्रेच्युटी। अगर पेमेंट फॉर ग्रेच्युटी वाला जो पॉइंट है, इसमें आप मान के चलो जो कंपनी रहती है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में अगर कवर्ड है, तो जो पर्सन रिटायर होता है उसको पेमेंट किया जाता है। अब पर्सन तो काम करेगा लंबे ईयर्स के लिए, मान लेते हैं उनको पेमेंट करना है 10 साल बाद, तो कंपनी जो होती है थोड़ा थोड़ा पैसा करके वो इकट्ठा करते जाती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, तो वो प्रोविज़न बनाती जाती है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। प्रोविज़न कितने साल का, मान लेते हैं 10 साल का बना रहा है, ये शॉर्ट टर्म नहीं कर सकते हम, इसको लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कहेंगे। फिर आ जाएगा आपका ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में दो चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। और ये दोनों ही, जो ट्रेड पेबल्स होता है वो हमेशा परचेजेस से आता है, और परचेजेस जो रहता है बिजनेस का मेन रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मशीन परचेज कर ली तो उसमें ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, सिर्फ परचेजेस में आता है। पॉइंट नंबर 9, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। अब आपने यहाँ पे मैंने लिखा AS18, तो AS18 का रेफरेंस भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है, और इसके मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी इस चीज़ के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट AS है, ठीक है। और इसका सिलेबस में अगर आप देखोगे, सिलेबस में अलग से इन लोगों ने डिस्क्राइब भी कर रखा है कि AS18 का रिलेवेंस आपको आया हुआ है, तो ये इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। हालांकि AS20 के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो आप देख सकते हो, प्रॉपर कवरेज है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन के साथ। फिर आ जाते हैं हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आप क्या आ जाते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, उसके बाद आ जाता है एक्रूड इंटरेस्ट, फिर आ जाते हैं इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, एक्सपेंस पेएबल, ये एक्सेट्रा है। इस टाइप के जितने भी खर्चे हैं ना, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, जितना आपको पे करना है, खर्चे तो नहीं कहूँगा, लाइबिलिटीज़ आपको पे करनी है, वो सब यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी टैक्स आपको पे करना होता है उसके लिए आप प्रोविजन बनाते हो ना, प्रोविजन फॉर टैक्स। हालांकि जब आप टैक्स को पे करते हो, तो टैक्स में जब जो अमाउंट रहता है उससे पहले प्रोविजन एडजस्ट करते हो, रिमेनिंग अमाउंट अगर आपका ज़्यादा है तो उसको आप एक्सेस कैश में पे करते हो, लेकिन पहले आपको प्रोविजन से एडजस्ट करना पड़ता है। ये पर ईयर होता है, तो मतलब 12 मंथ्स के अंदर होता है, तो ये शॉर्ट टर्म हो जाता है। और दूसरी है ये आपका प्रोविजन फॉर डिविडेंड्स, ठीक है। अब आ जाओ शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन। शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन मतलब कि जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, मैं आपको आके दिखा देता हूँ। ये रहा शेयर कैपिटल में, मैंने ये सब चीज़ें बता दी थी कि ये सब चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले शेयर कैपिटल आया होगा ए वाली हेडिंग में, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है, क्योंकि इसका तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, तो इसका डिस्क्लोजर जो है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लाइन बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर को पार्टिकुलर्स वगैरह लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल जनरली आपके क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, ये वो कैपिटल होता है जितना कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू करेगी, ठीक है। मैक्सिमम इक्विटी, मैक्सिमम कैपिटल होता है। इसके बाद ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है, यहाँ पे आप लोगों को दिया रहेगा। उसके बाद इशूर, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, बेसिकली ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए थी, बाई मिस्टेक मैंने ऊपर लिख दिया, तो आप इस चीज़ को समझ लेना। उसमें लिखा रहता है कि इक्विटी शेयर आपने कितने का इशू किया है, ये अमाउंट आ जाएगा, पार्टली पेड है तो भी अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये जो टोटल है ना, यहाँ पे जो टोटल आएगा इसको करने के बाद, एक यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस ही आएगा बाय द वे। तो ये जो टोटल है वहाँ पर को ए वाला जो पॉइंट है उसके सामने आप लोग लिख दोगे ले जाके। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, हालांकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है फिर भी, लेकिन कि इशूड कैपिटल इज ऑलवेज लेस देन ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब कि जो आपने कैपिटल इशू किया वो हमेशा ऑथराइज्ड कैपिटल से कम ही। फर्स्ट वाली हेडिंग थी आप लोगों की इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, यहाँ सेकंड वाली हेडिंग एसेट्स,
ये पूरा का पूरा फॉर्मेट एक साथ एक फ्लो में बनेगा वर्टिकल में। वो जो बीच में मैंने यहाँ पे ये वाली वर्किंग दिखाई है ना आप लोगों को, ये सब वर्किंग आपको समझाने के लिए है, क्योंकि पूरा फॉर्मेट डिस्कस करने के बाद अगर मैं आपको समझाने जाता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने लाइबिलिटीज़ पहले कवर कर दिया। अब एसेट्स का फॉर्मेट हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इसमें रिलेटेड जो भी एसेट में एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे एसेट्स। एसेट्स में आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देना आप लोग। लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में बात करें हम लोग तो आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटोरीज और ट्रेड रिसीवेबल, कार कैश एंड कैश इक्विवलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट्स। इसमें दो ही पॉइंट आ जाएंगे, दो पॉइंट में आप लोग का यहाँ पे टोटल आ जाएगा, जो कि टोटल आप लोगों का इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के टोटल से मैच करना चाहिए। यहाँ पे मैंने कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ इसलिए लिख दिया क्योंकि कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ आपको बैलेंस शीट के फुटनोट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है कि मतलब उनको आप एक हाईली प्रोबेबल होता है कि आपको वो चीज़ एक सर्टेन इवेंट अकरेंस के बाद आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अक्रू नहीं हुआ है कि आपको पे ही करना पड़ेगा, बट वो जैसा कोर्ट केस है। ठीक है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, आपको लगता है कि हम जीत जाएंगे, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हार जाएंगे तो उसके लिए लाइबिलिटी के लिए कंटीजेंट बनाना पड़ता है। लेकिन आप हारोगे जीतोगे ये कहाँ से डिसाइड होगा, ये तो कोर्ट में डिसाइड होगा, जज जैसा ऑर्डर पास करेंगे। तो उसके बेसिस पे तो जज ने ऐसी ऑर्डर पास किया कि आपको पे करना पड़ेगा, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एक लाइबिलिटी बन जाती है जो आपको पे करना पड़ेगा। जब तक वो ऑर्डर पास नहीं होता तब तक आपके लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी रह सकती है। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें आ जाता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है उनकी कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, कितना डिप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है जब से वो पुट टू यूज़ है। उसके बाद नेट वैल्यू, मतलब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपका नेट वैल्यू आ जाएगा। प्लस क्लास ऑफ एसेट्स आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे कि लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट, और भी चीज़ें हैं जो फिक्सचर्स हो सकते हैं, और आप लोगों का जो भी हो सकता है कंप्यूटर, प्रिंटर्स, जो कुछ भी है उनको आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट्स को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वही कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड, अमोर्टाइजेशन। देखो यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन यूज़ किया, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन यूज़ किया। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जब अगर फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो वाले रहते हैं, उन पे लगता है डिप्रिसिएशन। जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होता है उनके लिए होता उसमें भी डिप्रिसिएशन है, लेकिन उसके डिप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। सिंपल तरीका ये है याद रखने का, ठीक है। फिक्स एसेट्स जो रहते हैं वो डिप्रिशिएट होता है, इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज होता है दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। उसके बाद क्लास आपको बताना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर है कि पेटेंट है कि गुडविल है, ये सब चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कैपिटल WIP। कैपिटल WIP मतलब फिक्स एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। कोई भी फिक्स एसेट्स बना रहे हो आप, वो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मान लेते हैं आपने बिल्डिंग बनाना चाहते हो, 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसको आप लोग कैपिटल WIP में डिस्क्लोज करोगे, लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्रिसिएशन तभी लगता है जब वो पुट टू यूज़ हो। अभी तो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ना, आपके उसके अंदर है थोड़ी, वो डिप्रिशिएट थोड़ी हो रही है, पुट टू यूज़ हुआ ही नहीं है तो डिप्रिशिएट नहीं हो सकती। ये AS10 में दिया बाय द वे, ठीक है। AS10 में डिप्रिसिएशन का है, और PPE का तो ये भी AS10 में ही है। अगर आप तो चाहते हो AS10 कंप्लीट करना तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, बता देना आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सेम चीज़ है, अगर टेंजिबल है तो वो इसमें आ जाए कैपिटल WIP में, अगर इंटेंजिबल है तो वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए किया गया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उनकी वैल्यूएशन बतानी है आपको, टाइप बताना, उनकी डिटेल्स बतानी है आप लोगों को। फिर आ जाता है डिफर टैक्स एसेट्स एज पर AS22, नॉट फॉर एग्जाम्स। आपके उसमें अगर क्वेश्चन में दिया है एज इट इज़ आप उठा के लिख देना, नहीं दिया है तो इग्नोर करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फॉर एग्जाम्पल, स्टाफ को एडवांस दिया है अगर मेंशन किया हुआ लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर स्टाफ में किसी ने आया कि उन्होंने बोला कि मुझे एडवांस में कुछ पैसे चाहिए और मैं 2 साल के लिए चाहता हूँ, तो उनको आप लोग बहुत लंबे समय के लिए जिनको दिया जाता है तो वो होता है स्टाफ एडवांस। कैपिटल एडवांस फॉर मशीनरी, मतलब ये कि जैसे आपने मशीनरी खरीदनी है आपको, उसके लिए आपने एडवांस मनी पे कर दिया, ठीक है, वो भी आपका एसेट है। 5 लाख की मशीनरी है, 1 लाख आपने अपफ्रंट अमाउंट दे दिया उन्हें, तो ये भी आप लोगों का लॉन्ग टर्म एडवांसेस है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा रेसिडुअल एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट में सेम एज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में सेम कैसे,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको वैल्यूएशन टाइप एंड डिटेल्स, यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे भी वो करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है डेटर्स, एक होता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड मतलब ये भी सेल से रिलेटेड होता है। ट्रेड पेबल होता है परचेजेस से और ट्रेड रिसीवेबल होता है सेल से रिलेटेड। सीसी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश या कैश की तरह ही जो रहते हैं उनको बोला जाता है सीसी, जैसे कि चेक, कैश, बैंक डिपॉजिट, मार्जिन मनी, या तो फिर कह सकते हो इन्वेस्टमेंट मैच्योरिंग विद इन 3 मंथ्स, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। ये चीज़ आप लोग AS3 में पढ़ोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में, उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके बाद मैं AS3 ही शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जनरली स्टाफ एडवांस, अगर एडवांस टैक्स है उसमें तो प्रोविजन आप माइनस करने के बाद शो करोगे। लोन टू रिलेटेड पार्टीज है, ये देखिए AS18 यहाँ पे दोबारा आ गया, ऊपर हम लोगों ने AS18 पहले भी कवर किया और यहाँ पे भी आ गया, तो इसके ऊपर जो वीडियो है वो अगली वीडियो इसी के ऊपर आ जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर आ जाता है अदर करंट एसेट्स, जिसमें रेसिडुअल चीज़ें आ जाएंगी, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको इस चैप्टर में ना एज सच आप लोगों को करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मेट याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस बैलेंस शीट के किस हेड में जाएगी। सिर्फ इतना आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, तो 2-4 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो बहुत अच्छे से ये चीज़ कवर हो जाएगी। तो ये फॉर्मेट आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया। अगला जो वीडियो आएगा वो आ जाएगा आपका PNL के ऊपर, उसके बाद AS18 के ऊपर क्वेश्चन वीडियो आएगी, और इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको भी कवर करना हम लोग को पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गैस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या कहते हैं कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो और बाकी सब चीज़ें। और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हमारा एक चैट बॉक्स भी है, जहाँ पे आप लोगों के साथ मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो और बाकी सब। टेलीग्राम का ग्रुप है वो एक तरीके से, तो आप ये भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।